ओके वेल, हम डिस्कस करते हैं कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। एडिसन डिजीज या एडिसन क्राइसिस, एडिसन डिजीज के बारे में कोई क्वेश्चन हो बेटा? एड्रीनल ग्लैंड्स के रिलेटेड कोई हो, कॉर्टिसोल के रिलेटेड कोई हो, यू कैन आस्क मी। रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन, रिलेटेड टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एज वेल। ओके, सेकेंडरी एड्रीनल डेफिशिएंसी के अंदर हमने ये कहा था कि कोई एचपीए सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम होता है। और एड्रीनल क्राइसिस क्या है कि अगर बाइलेटरल एड्रीनल हेमरेज हो गया है, ये बाइलेटरल एड्रीनल ग्लैंड्स डैमेज हो चुका है। अब हेमरेज डिफरेंट वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिसिमिया हो सकता है, एड्रीनल ग्लैंड का ट्रॉमा हो सकता है, या वो पेशेंट्स दैट आर यूजिंग एंटीकोगुलेंट थेरेपी या एड्रीनल में थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या मेटास्टेसिस हो सकती है। कैंसर थी तो कैंसर ने पेशेंट्स को मेटास्टाइज होकर एड्रीनल ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अल्टीमेटली दीज आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। तो जब एड्रीनल इंसफिशिएंसी होगी, बाइलेटरल एड्रीनल ग्लैंड की डेफिशिएंसी हो जाएगी या हेमरेज हो जाएगी, तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कि एड्रीनल क्राइसिस है। ओके, हम जिसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड सेम टाइम पे दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर हमने 5S के बारे में डिस्कस किया था कि पेशेंट्स को मैनेज कैसे करना है। आप लोगों ने लाइक साल्ट रिप्लेसमेंट करनी है, क्योंकि अब देखिएगा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों की सेम टाइम पे डेफिशिएंसी हो गई है, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड्स की डिस्ट्रक्शन हो गई है कम्प्लीटली। तो आपने साल्ट रिप्लेसमेंट करना है। साल्ट रिप्लेसमेंट इसलिए बेटा करना है क्योंकि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उसने साल्ट को रिटेन करना था। साल्ट को रिटेन सोडियम और वाटर की रिटेंशन काज करता है अगर डेफिशिएंसी हो रही होती है। तो जब वो रिलीज ही नहीं होएगा या हाइपोसेक्रेशन होएगी, तो अल्टीमेटली आपने उस पेशेंट्स को साल्ट रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ लेके जाना है। इसके अलावा बेटा अगर हम कॉर्टिसोल की बात करते हैं तो कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस भी काज करवाता है। ग्लूकोज के मालिक्यूल्स भी नए बनवा रहा होता है। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर एक्टिवेट होकर हाइपरग्लाइसीमिया भी काज कर रहा होता है। इसलिए जब कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होएगा तो अल्टीमेटली आपको शुगर या डेक्सट्रोज रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका कॉर्टिसोल एक्ट एज ए स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है तो अल्टीमेटली आपको स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक आप स्ट्रेस है, कोई अदर कॉज है, कोई ट्रॉमा है, कोई इंजरी है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए अगेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए कॉर्टिसोल की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों ये 5S जो हैं, ये 5S अल्टीमेटली उस पेशेंट्स की मैनेजमेंट को इंडिकेट कर रहे होते हैं। सर्च फॉर एंड ट्रीट द अंडरलाइंग काज। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करें, कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑल्टर्ड हो गया तो अल्टीमेटली उसको ट्रीट आउट करें। ओके, इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम शुड बी रिस्टोर्ड विद सेवरल लीटर्स ऑफ 0.9%। अब इसमें आपने क्या करना है, पेशेंट्स को आइसोटोनिक सोल्यूशन देना है जिनमें 0.9% सिलाइंस है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन करना है आपने। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देना है और या डेक्सामेथासोन दे सकते हैं या हाइड्रोकॉर्टिसोन्स दे सकते हैं दैट एक्ट एज ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या एज रिप्लेस्ड एज ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। वालेकुम अस्सलाम राबिया बेटा, वेलकम। ओके, डेक्सामेथासोन इज प्रेफर्ड एक्यूटली फॉर 2 रीजंस। पहली कंडीशन ये है कि ये लॉन्ग एक्टिंग है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट्स को डेक्सामेथासोन लगा दें तो इसकी जो हाफ लाइफ है ये 12 आवर्स से लेकर 24 आवर्स तक है, सर्कुलेशन के अंदर रहता है। ओके, और it does not interfere with the measurement of serum or urinary steroid during subsequent corticotropin ACTH stimulation। और अगर कोई डायग्नोस्टिक के लिए भी चाहिए होता है, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि अगर एडिसन डिजीज़ है तो उसको डायग्नोज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि डेक्सामेथासोन 1 ग्राम देना चाहिए। एक तो हम उससे रूल आउट कर सकते हैं। सेकेंडली हम अगर एड्रीनल क्राइसिस में पेशेंट्स हैं तो उस पेशेंट्स को आप डेक्सामेथासोन दे सकते हैं। 5% डेक्सट्रोज बेटा ये भी सोल्यूशन होता है, मोस्टली आइसोटोनिक इन नेचर होता है। और डेक्सट्रोज बेटा इसलिए दिया जा रहा होता है क्योंकि कॉर्टिसोल रिलीज नहीं हो रहा ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। और 0.9% सोडियम क्लोराइड होती है, ये नॉर्मल सिलाइन होती है
नॉर्मल सलाइन NaCl जो सोडियम और क्लोराइड के लेवल को मेंटेन करने के लिए दी जा रही होती है। ओके, इसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन्स, ये हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोकॉर्टिसोन इज गिवन either intravenously or intramuscularly at the 6-hour intervals and then taper over 1 to 3 days to maintenance level। इस इनिशियली आपने क्या करना है कि इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं या आईवी दे रहे हैं, आप लोगों की मर्जी है हाइड्रोकॉर्टिसोन्स को। उसके बाद इसको स्लोली टेपर ऑफ करना पड़ता है। जैसे ही हमें जो नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज है मिल रहा होगा, हमें वो एक्ट जो ग्लूकोकॉर्ड कर रहे होते हैं या वो एक्शन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कर रहे होते हैं, वो जब डिजायर एक्शन हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम इसको टेपर ऑफ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ओरल हाइड्रोकॉर्टिसोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी रिज्यूम्ड वंस द सलाइन इन्फ्यूजन हैज बीन discontinued and person is taking food and fluid by mouth. Ultimately, oral hydrocortisone replacement therapy can be resumed जब आप सलाइन इन्फ्यूजन डिसकंटिन्यू करेंगे या अगर वो पेशेंट्स जो कि ओरली उसने स्टार्ट कर दिया, ये बाई माउथ कुछ चीज़ें लेने स्टार्ट कर दिया, तो आप आईवी थेरेपी से रिमूव करके या ईएम थेरेपी से रिमूव करके उसको ओरल थेरेपी पे ले आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हाइड्रोकॉर्टिसोन्स काफ़ी अमाउंट में दे रहे हैं तो आपको मिनरलोकॉर्टिकॉइड देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्टेन कंडीशन में आप फ्लूरोकॉर्टिसोन्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, और इम्पॉर्टेंटली बेटा ये है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इज मॉनिटर्ड यूजिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स। अल्टीमेटली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड, हमने देखा था कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि पोटाशियम का लेवल ज़्यादा होगा तो वो टैकीकार्डियाज काज करवा रहा होता है या अरिथमियाज काज करवा रहा होता है। इसी तरह जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट चेक करने के लिए हमें ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को मेंटेन करना, हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर को मेजर करना ज़रूरी होता है। सेम कंडीशन विद सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, आप सोडियम और पोटाशियम एलिमिनेट हो रहा होता है और सोडियम रिटेन हो रहा होता है किडनी से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड सेक्रेट नहीं होएगा, अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन सेक्रेट नहीं होएगा, एल्डोस्टेरोन सेक्रेट नहीं होएगा तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा टाइट्रेशन ऑफ प्लाज्मा रीनन एक्टिविटी इनटू द अपर नॉर्मल रेंज, अगर हम रीनन की एक्टिविटी देखना चाहते हैं उससे भी हमें पता चल जाएगा कि रीनन रिलीज होकर एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर रहा है या नहीं, या रीनन रिलीज होकर एल्डोस्टेरोन को एक्टिव कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं होगा, अल्टीमेटली एड्रीनल ग्लैंड्स का मसला होता है तो रीनल रिलीज ही नहीं होगा। अगर रीनल रिलीज हो रहा है तो माइट भी प्रॉब्लम एल्डोस्टेरोन के अंदर है। ओके, सेकेंडली है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में ये होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर ज़्यादा सिक्रीट हो गया है तो। अब एडिसन डिजीज़ के अंदर हमने क्या कहा था, एडिसन डिजीज़ के अंदर हमने ये कहा था कि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसको हमने कहा था कि एडिसन डिजीज़ है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एक्सेस है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो गया है तो उसको कहा जाता है कुशिंग सिंड्रोम, या दूसरा इसका नाम है हाइपरकॉर्टिसोलिज्म। हाइपरकॉर्टिसोलिज्म या कुशिंग सिंड्रोम एक चीज़ के दो नाम हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और डेफिनेटली लैक ऑफ कॉर्टिसोल इज एडिसन डिजीज एंड एक्सेस या हाइपरकॉर्टिसोलिज्म इज a Cushing syndrome. Okay, so one is the pituitary form and other one is adrenal form. अब pituitary form के अंदर क्या होता है कि which results from excessive production of ACTH by the tumor of the pituitary gland. अब suppose pituitary glands के ऊपर ट्यूमर बन गया जिसने ACTH को रिलीज कर दिया है और ACTH को ब्लाइंडली रिलीज कर रहा है, या हाइपोथैलेमस से CRH अनइंटेंशनली रिलीज होना शुरू हो गया जिसने पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया है और पिट्यूटरी ACTH को रिलीज करके एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट कर रहा है या एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट कर रहा है और वहाँ से कॉर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहीं पे भी हो सकता है बेटा, हाइपोथैलेमस के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कहीं से भी ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं कुशिंग सिंड्रोम है। अब कुशिंग सिंड्रोम के अंदर प्राइमरी डिसऑर्डर पे हो सकता है, सेकेंडरी डिसऑर्डर पे हो सकता है, टर्शियरी डिसऑर्डर भी हो सकता है।
Okay, this form of disease was the one originally described by Cushing. अच्छा, Cushing नाम था जिसने इसको डिस्क्राइब किया था, इसलिए that disease was named as Cushing disease या syndrome. The second form is adrenal form caused by benign or malignant tumors. Okay, अब पहली कंडीशन हमने डिस्कस की है कि हो सकता है कि ACTH ज़्यादा रिलीज हो रहा है. अब ACTH कहाँ से रिलीज होएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH ज़्यादा रिलीज होगा तो हम उसको भी कह सकते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम है, एक कंडीशन. दूसरी कंडीशन बेटा ये है कि एड्रीनल ग्लैंड्स का ट्यूमर हो गया है, कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया है, ये बिनाइन ट्यूमर हो गया है, जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड से सफिशिएंट अमाउंट में कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो गया है. अब जैसे सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज होगा तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं हाइपर कॉर्टिसोलिज्म और कुशिंग सिंड्रोम, ये कुशिंग डिजीज. ठीक है, याद रहेगा. हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं कि हाइपर कॉर्टिसोलिज्म कैसे होगी. पहली कंडीशन ये है कि अगर ACTH ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा. दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एड्रीनल ग्लैंड्स का कोई ट्यूमर हो गया है या मैलिग्नेंसी हो गई है तो अल्टीमेटली ये दोनों कंडीशन हाइपर कॉर्टिसोलिज्म को लीड करती है. और हाइपर कॉर्टिसोलिज्म क्या है? कुशिंग सिंड्रोम है. Okay. Third form, ectopic Cushing syndrome, is caused by non-pituitary ACTH secreting tumors. Certain extra-pituitary tumor, malignant tumors such as small cell carcinoma of the lungs may secrete ACTH or rarely CRH and produce Cushing syndrome. अब third form क्या हो सकती है? क्योंकि ectopic Cushing syndrome भी है. ectopic Cushing syndrome के अंदर ये होता है कि हो सकता है ACTH secreting कोई ट्यूमर हो गया पिट्यूटरी से, नॉन पिट्यूटरी का प्रॉब्लम हो गया है और एक्स्ट्रा पिट्यूटरी मैलिग्नेंसी हो गई है, लाइक लंग कार्सिनोमा था, लंग का ट्यूमर था और वहाँ उसने क्या किया, पिट्यूटरी के ऊपर आके एक्ट किया और वहाँ से ACTH को रिलीज करना शुरू कर दिया, या हाइपोथैलेमस से CRH को रिलीज करना शुरू कर दिया है. दैट कंडीशन इज आल्सो नोन एज एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम. And Cushing syndrome can also result from long-term therapy, which one of the important pharmacological preparation of glucocorticoids. Okay, अगर glucocorticoids excess amount में patients को दिए जा रही हैं, pharmacological preparation में अगर glucocorticoids patients को excess amount में दिए जा रहे हैं तो इस तरह Cushing syndrome हो रहा होता है, तो उसको कहा जाता है एट्रोजेनिक Cushing syndrome. ओके, हमने क्या कहा है? हमने पहले ये कहा कि ACTH की वजह से हो सकता है. दूसरी फॉर्म हमने ये कही है कि एड्रीनल फॉर्म हो सकती है, एड्रीनल ग्लैंड की मैलिग्नेंसी हो सकती है. तीसरी फॉर्म हमने एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम की बात की है और फोर्थ फॉर्म एट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम की बात की है. एट्रोजेनिक में क्या होता है कि फार्माकोलॉजिकल प्रिपरेशन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा दे दिया है, अगर पेशेंट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस हो जाएगा या हाइपरकॉर्टिसोलिज्म होना शुरू हो जाएगी, तो उस कंडीशन को भी कहा जाता है एट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम. ओके, अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती हैं? अब हाइपरकॉर्टिसोलिज्म या कुशिंग सिंड्रोम की किसी को समझ ना आई हो, चार चीज़ें हमने डिस्कस की हैं. पहली हमने कहा कि ACTH का लेवल ज़्यादा हो सकता है. दूसरा हमने कहा कि एड्रिनल ग्लैंड्स की मैलिग्नेंसी हो सकती है. तीसरी बात हमने ये कही है कि फार्माकोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम हो गया है जिसमें प्रिपरेशन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा दे रहे हैं तो एट्रोजेनिक प्रॉब्लम हो सकता है. और चौथा हमने कहा है कि एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, लाइक कहीं और कार्सिनोमा था, उसने ACTH को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करवाना शुरू कर दिया है या CRH को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करवाना शुरू कर दिया, तो दैट विल आल्सो लीड टू कुशिंग सिंड्रोम. ओके, अब कॉर्टिसोल हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होएगा. अब सोचिएगा कि कॉर्टिसोल के नॉर्मल फंक्शन जितनी भी थी वो हाइपर एक्टिविटी की तरफ चले जाएंगे. Altered fat metabolism causes a reticular deposition of fat characterized by protruding abdomen. अब वो patients that are suffering from Cushing syndrome उनका abdomen protrude होगा. Subclavicular fat pads और buffalo hump होना शुरू हो जाएंगे. Very importantly on the back, buffalo hump and round plethoric moon face होना शुरू हो जाएगा. अब ये तीन उसके अंदर कुशिंग सिंड्रोम वाला बच्चा देख लें, बड़ा देख लें, उसके अंदर ये तीन इंडिकेशन आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको बता रही होंगी कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कुशिंग सिंड्रोम. पहली कंडीशन ये होगी कि उसका abdominal प्रोट्रूड होगा. दूसरा बफेलो हम्प होंगे. तीसरा मून फेस होएगा. ये तीन इंडिकेशन आप कहीं पे भी देखेंगे आपको लगेगा पेशेंट कुशिंग सिंड्रोम का ही है.
इसके अलावा देयर इज ए मसल वीकनेस होएगी एंड द एक्सट्रीमिटीज आर थिन बिकॉज ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड मसल वेस्टिंग। बुफेलो हम्प होएगी लेकिन एक्सट्रीमिटीज थिन होएंगी। In advanced case, the skin over the forearm or legs become thin, having appearance of parachment एंड पर्पल स्ट्राइएशन होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रेच मार्क शो होना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम स्ट्रेचिंग ऑफ द कैटाबोलिकली वीकन स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ब्रेस्ट, थाइस एंड abdomen। मेनली 3 सिम्टम्स आपने याद रखने हैं, प्रोट्रूडिंग abdomen, buffalo hump एंड मून फेस। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में डेवलप बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन प्रोटीन एंड अल्टरेशन इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग इन बैक पेन होएगा। कंप्रेशन फ्रैक्चर्स ऑफ द वर्टिब्रा हो सकते हैं या रिब फ्रैक्चर्स कॉमन हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ये फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं। ओके, कैल्शियम इज मेटाबोलाइज्ड फ्रॉम द बोन, रीनल कैल्कुलाई में डेवलप। हाँ ओके बेटा शुभाना, एग्जैक्टली यू आर राइट, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ओके इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की हम बात कर रहे थे। ऑस्टियोपोरोसिस जब हो जाएगी तो पेशेंट्स के अंदर फ्रैक्चर्स कॉमन हो सकते हैं, वर्टिब्रा का फ्रैक्चर्स हो सकता है, रिब का फ्रैक्चर्स हो सकता है, बोन का फ्रैक्चर्स हो सकता है। दीज फ्रैक्चर्स आर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की डिजीज की वजह से हो रही है। ओके, एज द कैल्शियम इज मोबिलाइज्ड फ्रॉम द बोन, रीनल कैल्कुलाई में डेवलप। डेफिनेटली कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से रीनल कैल्कुलाई कॉमन होते हैं एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पोजेस मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रॉपर्टीज and this causes hypokalemia। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस जब हो जाएगा तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को सप्रेस कर देगा। जब सप्रेस होएगा तो अल्टीमेटली दैट विल लीड इंक्रीज हो जाएगा पोजेस मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रॉपर्टीज, इसकी वजह से हाइपोकालेमिया होना शुरू हो जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेस सोडियम एक्सक्रीशन। हाइपरटेंशन होएगी सोडियम रिटेंशन होने की वजह से। Inflammatory and immune responses are inhibited, resulting in increased susceptibility to infection। क्योंकि कार्टिसोल एक्सेस हो गया है, इम्यून रिस्पांस सप्रेस होना शुरू हो गए हैं। जब भी आप एंटी इन्फ्लेमेटरी दे रहे होते हैं तो उसका मतलब आप इम्यून रिस्पांस को सप्रेस कर रहे होते हैं, और जैसे ही कार्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होएगा तो इन्फ्लेमेटरी या इम्यून रिस्पांस सप्रेस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉमन हो सकते हैं। Instead of that, cortisol increases gastric acid secretion होना शुरू हो जाएगी, which may provoke gastric ulceration and bleeding हो सकती है। डेफिनेटली cortisol अगर ज़्यादा रिलीज होएगा तो गैस्ट्रिक मुकोजा की इरोजन हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो सकती है, और गैस्ट्रिक अल्सरेशन की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीड होना चाहिए, ब्लीड होने के चांसेस होते हैं। हेमेटोपोएसिस और मलीना कॉमन होना शुरू हो जाएगा पेशेंट्स के अंदर। एंड अकम्पनिंग इंक्रीज इन एंड्रोजन लेवल काजेज हिरोस्टिज्म होना शुरू हो जाएगी, mild acne होंगे and menstrual irregularities in the women। Those females who are suffering from Cushing syndrome will exhibit these clinical signs or symptoms and manifestations। Extreme emotional liability होगी, mild euphoria and absence of normal fatigue to closely psychotic behavior की तरफ पेशेंट्स मूव कर जाएगा। अब कार्टिसोल क्या था? स्ट्रेस हार्मोन था। इसमें क्या होगा कि इमोशनल लायबिलिटी बढ़ा देगा। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो पेशेंट्स की that are suffering from Cushing syndrome। हम तो मौसम का तगय्युर नहीं सह पाते।
ओके, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीट कैसे करना है आप लोगों ने। डायग्नोस्टिक ऑफ कुशिंग सिंड्रोम डिपेंड्स ऑन द फाइंडिंग ऑफ द कॉर्टिसोल हाइपरसेक्रेशन। कॉज क्या है, एक्टोपिक है, एट्रोजेनिक है, इसके अलावा एसीटीएच का लेवल ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है या सीआरएच का लेवल ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। पहला काम आपने हाइपरसेक्रेशन की कॉज को फाइंड करना है। Then determining of 24 hours excretion of cortisol in the urine provides a reliable and practical index of the cortisol secretions. और 24 hours excretion of cortisol in the urine अगर है तो that will provide a reliable and practical index for the cortisol. इसके अलावा one of the prominent feature of Cushing syndrome is loss of diurnal pattern of cortisol secretion. अब cortisol जो नॉर्मल सिक्रीट हो रहा था वो सिक्रीट नहीं होएगा. And overnight 1 mg dexamethasone suppress the test is also used as secreting route for the Cushing syndrome. जिस तरह एडिसन डिजीज के लिए 1 mg dexamethasone was effective, इसी तरह Cushing syndrome के लिए भी 1 mg dexamethasone दे के आप पेशेंट्स को रूल आउट कर सकते हैं. इसके अलावा अदर टेस्ट इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा लेवल ऑफ ACTH और ACTH level should be normal or elevated in ACTH dependent Cushing syndrome. Cushing disease है और ectopic ACTH है या low and non ACTH dependent Cushing syndrome है, like adrenal tumors हैं, जिसमें हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की हैं. एट्रोजेनिक के बारे में डिस्कस किया है, ectopic के बारे में डिस्कस किया है, या non ACTH dependent Cushing syndrome के बारे में डिस्कस किया है. तो उनमें से आपने क्या करना है, रूल आउट करना है कि कौन सा प्रॉब्लम है, और देन आपने ACTH का लेवल देखना है, जिसमें माइट भी जो कुशिंग सिंड्रोम एक्टोपिक है उसमें इंक्रीज हो सकता है और नॉन ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम के अंदर लो हो सकता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वेरियस सप्रेशन और स्टिमुलेशन टेस्ट ऑफ HPA सिस्टम आर परफॉर्म्ड टू eliminate द कॉज ऑफ फर्दर. HPA सिस्टम को आपने चेक करना है, रूल आउट करना है कि HPA सिस्टम के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, CRH तो रिलीज नहीं हो रहा, ACTH ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज तो नहीं हो रहा, ये पाथवे है वो ठीक है. इंस्टेड ऑफ दैट MRI और CT स्कैन के लिए जाना है आपने, दैट अफोर्ड्स अ मींस फॉर लोकेटिंग एड्रीनल और पिट्यूटरी ट्यूमर्स, कि कोई एड्रीनल या पिट्यूटरी ट्यूमर्स तो नहीं है. देन यू विल गो फॉर MRI एंड CT स्कैन एज वेल. ओके, इसके अलावा अनट्रीटेड कुशिंग सिंड्रोम प्रोड्यूसेस सीरियस मॉर्बिडिटी एंड इवन डेथ काज कर सकता है. और चॉइस ऑफ सर्जरी, रेडिएशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज डिटरमाइंड लार्जली बाय द काज ऑफ हाइपोकॉर्टिसोलिज्म. अगर ट्यूमर है, एड्रीनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर है, या कोई एक्टोपिक ट्यूमर है जो कि लीड कर रहा है अपर कॉर्टिसोलिज्म, तो उसको आप सर्जरी, रेडिएशन या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकते हैं. हमारा गोल क्या होना चाहिए? द गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज टू रिमूव और करेक्ट द सोर्स ऑफ हाइपरकॉर्टिसोलिज्म विदाउट काजिंग परमानेंट पिट्यूटरी और एड्रिनल डैमेज. अब हमारा मेन मकसद, ये मेन टारगेट कुशिंग सिंड्रोम को ट्रीट करना होता है, ना कि हमने पिट्यूटरी या एड्रिनल ग्लैंड्स को डैमेज करना होता है. Instead of that, transfemoral removal of pituitary adenoma or hemihypophysectomy is preferred method for treatment of Cushing syndrome, and this allows the removal of only the tumor rather than the entire pituitary gland. अब ट्यूमर जहाँ पे था आपने उस ट्यूमर को रिमूव करवा दिया, and after successful removal the person must receive cortisol replacement therapy for 6 to 12 months or until adrenal function returns to its normal level. तब तक आपने cortisol replacement therapy को continue करना है. And people may also receive pituitary radiation therapy, but the full effect of treatment may not be realized for 3 to 12 months ultimately. And unilateral or bilateral adrenalectomy may be done in case of adrenal adenoma है, adrenal tumors है, या कोई malignancy है, तो अल्टीमेटली देन यू विल गो फॉर बाइलेटरल एड्रेनोलेक्टमी, के बाइलेटरली एड्रेनल ग्लैंड्स को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है. एंड व्हेन द पॉसिबल एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स आर आल्सो रिमूव्ड, फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स दैट ब्लॉक स्टेरॉइड सिंथेसिस लाइक
यूट्रोटेन है, कीटोकोनाजोल है या मिट्रोक्सिनोन है, may be used to treat the people with ectopic tumors or adrenal carcinomas that can be resected. And many of these people who require pneumocystis jirovecii, formerly known as pneumocystis coronae, या नमोनिया प्रोफिलैक्सिस के लिए कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट यूज कर रहे हैं, तो then definitely that will cause excessive corticoid level, ये कॉर्टिसोल की लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया है कि हो सकता है कोई लंग कार्सिनोमा हो सकता है, उस लंग कार्सिनोमा ने क्या किया है, सिक्रीशन को इंक्रीज करवा दिया है, एसीटीएच के लेवल को इंक्रीज करवा दिया है। अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में एसीटीएच के लेवल बढ़ने की वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। कुशिंग सिंड्रोम एक वीमन है लेकिन लुक लाइक अ मेल, मून फेस, बफेलो हम, और इंक्रीज फेशियल हेयर एंड थिनिंग ऑफ स्कैल्प हेयर। ये देखिएगा दैट लुक लाइक ए मेल और ये एक्चुअली फीमेल है एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम कुशिंग सिंड्रोम। इसके अलावा अगर इंसिडेंटल कोई एड्रीनल मास बना हुआ है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उसमें इंसिडेंटलोमा हो सकता है, मास लीजन हो सकता है। लेकिन एड्रीनल ग्लैंड्स के लिए रूल आउट करने के लिए वी कैन गो फॉर सीटी या एमआरआई के लिए जा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए जा सकते हैं, ताकि उस जो कोई मास कमुलेट हुआ है या लीजन बना हुआ है, ये मास लीजन है, उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सके। लाइक पिट्यूटरी थायराइड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू एस्टेब्लिश रिगार्डिंग incidental lomas are if they are malignant and if they are hormonally active। अगर malignant है तब भी ये कार्टिसोल को रिलीज करवा रहे होते हैं, अगर हार्मोनिकली एक्टिव हैं तब भी ये कार्टिसोल को रिलीज करवा रहे होते हैं। एंड प्राइमरी एड्रीनल कार्सिनोमा इज अ क्वाइट अ रेयर वन, बट अदर कैंसर्स लाइक पर्टिकुलरली लंग कैंसर्स हैं that will commonly metastasized to adrenal gland। अदर कंडीशंस, अदर कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स हो सकती हैं, स्टमक कैंसर्स हो सकता है, पेंक्रियाज का कैंसर हो सकता है, क्लोनिक कैंसर हो सकता है, वट एवर कोई भी कैंसर है, इवन लिम्फोमास है, ये स्प्रेड होकर एड्रीनल ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड से हाइपर सेक्रेशन को लीड कर रहे होते हैं। जैसे ही हाइपर सेक्रेशन होगी तो वी कैन से कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कुशिंग सिंड्रोम। Okay. Instead of that, the size and imaging characteristics of mass may help determine whether the tumor is benign or malignant. Okay. Instead of that, appropriate screening to exclude a harmonically actively and include tests to rule out फ्यूक्रोमोसाइटोमा है तो अल्टीमेटली आपने उसके लिए स्क्रीनिंग करवानी है। अगर हार्मोनिकली एक्टिव लीजन्स हैं या कोई मास बना हुआ है तो अल्टीमेटली यू कैन गो फॉर फ्यूक्रोमोसाइटोमास के लिए। कुशिंग सिंड्रोम को रूल आउट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट कौन सिंड्रोम को रूल आउट कर सकते हैं, जिसमें कौन सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है इन विच मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे एडिसन डिसीज़ के बारे में तो उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी होगी। अगर हम कौन सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्सेस हो जाएगी। थर्डली, वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस की बात करेंगे, ये हाइपर कॉर्टिसोलिज्म की बात करेंगे तो दैट इज कुशिंग सिंड्रोम। ये तीन टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने फिंगर टिप पे याद कर लेनी है। एडिसन डिसीज, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी, कुशिंग सिंड्रोम, कॉर्टिसोल की एक्सेस, एंड कौन सिंड्रोम, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्सेस है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड आपका एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन की एक्सेस होगी तो कौन सिंड्रोम हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर कॉर्टिसोल की एक्सेस होगी या हाइपर कॉर्टिसोलिज्म होगी तो अल्टीमेटली वी कैन से कि कुशिंग सिंड्रोम है।
ओके। एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें कॉर्टिसोल या एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो गई है तो यू कैन से कि इट्स अ एडिसन डिजीज। ओके, गॉट इट। एंड दीज आर द रेफरेंसेस। ये 3 चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी और हम लोगों ने डिस्कस की। और आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर एडिसन डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, इनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। और टुमारो यू हैव अ क्विज ऑन किस पे है, लीवर सिरोसिस पे, तो बी रेडी फॉर दैट 11:30 AM से लेकर 12:30 PM तक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी चीज़ में अगर समझ नहीं आई तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, ईद के बाद बेटा इसका हम टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। एड्रिनल ग्लैंड्स की एक्सेस या डेफिशिएंसी, एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर का टेस्ट हम कमिंग वीक ईद के बाद कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। और कल के टेस्ट के लिए बेटा रेडी रहिएगा। ओके, कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको हमेशा याद रखिएगा। फिंगर टिप पे होनी चाहिए ये चीज़ें। कौन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम एंड एडिसन डिसीज। ओके, मैं अटेंडेंस आप लोगों की मार्क कर लूँ।